मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट इज आउटसाइडर मॉडल, जिसमें एंग्लो अमेरिकन मॉडल आता है। सेकंड हम बात करेंगे इनसाइडर मॉडल। इसमें दो तरह के मॉडल्स की हम बात करेंगे, एक जर्मन मॉडल और एक जापानीज मॉडल की। थर्ड आता है द फैमिली बेस्ड मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड आउटसाइडर मॉडल। आउटसाइडर मॉडल में क्या है, ऑनरशिप डिस्पर्स है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स जो है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटी, वो स्केटर्ड है। तो इस वजह से वो क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाते कंपनी की एक्टिविटीज़ को, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आउटसाइडर मॉडल में जो मॉडल आता है दैट इज़ एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसको हम एंग्लो सेक्सन अप्रोच ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहते हैं। ये मॉडल जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बना हुआ है, शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें शेयर होल्डर के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी को। इसमें हम की कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ दिस मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले कि की प्लेयर्स कौन आ जाएंगे इसमें। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो मेन प्लेयर्स हैं वो है जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑनर्स हैं, और उन्होंने आगे से ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, और उन डायरेक्टर्स के डायरेक्शन के बेसिस पे आगे मैनेजर को अपॉइंट किया जा रहा है, वो आगे के काम कर रहा है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं शेयर होल्डर ऑनरशिप पैटर्न। जैसे कि हमें पता है शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, तो इसी तरह से स्मॉल इन्वेस्टर्स की ऑनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कंपनीज में वाइडली स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से उन सबका इन्फ्लुएंस बनाना मैनेजमेंट पे मुश्किल हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग है, तो इस वजह से मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करना उनके लिए, उनका इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, वो अंदर से ही हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन कुछ जो है वो आउटसाइडर्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि वही डायरेक्टर जो है वो एज अ सीईओ सर्व कर रहा है, एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी है। इस तरह से जो पावर है कुछ ही लोगों के पास रह जाती है, और इस तरह से आउटसाइड शेयर होल्डर्स जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि आउटसाइडर मॉडल जो है ये बाहर की कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, कॉमनवेल्थ कंपनीज में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में, ब्रिटेन में भी फॉलो किया जाता है। इस तरह की कंट्रीज़ जो है वो उनकी रेगुलेशंस वगैरह है, उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह की कंपनीज लिस्टेड होती हैं, फुल डिस्क्लोजर दे रही होती हैं। इस तरह की कंपनीज जो और भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स है, या फिर जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी चाहिए, वो फुलफिल करती हैं एज पर लॉ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। जैसे हमें पता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो बाकी के शेयर होल्डर्स के पास भी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो आउटसाइडर है चाहे वो इनसाइडर है। अब हम हर बार फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, बट मटेरियल इन्फॉर्मेशन में आता क्या है। सबसे पहले तो वो रिपोर्ट्स आती हैं जो हमारे एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंटरिम मीटिंग्स हो रही हैं उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अगर कोई भी रूल वगैरह चेंज हो रहा है उस चीज़ का डिस्क्लोजर आ जाता है। किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, कितनी कंपनसेशन जो है वो पे की जा रही है डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी शेयर होल्डर ने वोट करना है तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में। हो सकता है शेयर होल्डर कोई ज़रूरी काम पड़ गया, वो नहीं अटेंड कर पा रहा है एजीएम, तो उस केस में वो अपनी प्रॉक्सी को वहाँ पे भेज सकता है, अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज सकता है, या फिर चेयरपर्सन को वो मेल कर सकता है, और उस केस में चेयरमैन जो भी होगा वो एज अ प्रॉक्सी एक्ट करेगा उस शेयर होल्डर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसाइडर मॉडल। इस मॉडल में हम बात कर सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कोई ना कोई पोजीशन रखते हैं, या फिर वो किसी मैनेजमेंट का कोई पार्ट है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट में बड़ा क्लोज रिलेशन है। इसमें हम दो तरह के मॉडल्स की बात करेंगे। पहला है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल को यूरोपियन मॉडल भी कहा जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के मॉडल को फॉलो करती हैं, जैसे जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम कॉरपोरेशंस। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। इस मॉडल को 2 टायर बोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। पहला इसमें आ जाता है सुपरवाइजरी बोर्ड, दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट बोर्ड। जो शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, और मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर्स को सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करती है। नेक्स्ट हम फीचर्स ऑफ जर्मन मॉडल की बात करते हैं। इसमें जो की प्लेयर्स हैं, बैंक्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स और सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स की प्लेयर्स होंगे इस मॉडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनरशिप में, कितना शेयर होगा, कैसे शेयर होगा। जो मेजर शेयर ऑनर्स होंगे जर्मन कंपनीज में वो बैंक्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड में कौन कौन आ सकते हैं? सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही आ सकते हैं, या उनको भी कौन अपॉइंट करता है? सुपरवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड में कोई भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, और ये महीने में एक बार तो एटलीस्ट मिलते ही हैं। इस बोर्ड में या तो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे या फिर एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। स्टॉक कॉर्पोरेशन लॉ, स्टॉक एक्सचेंज लॉ, कमर्शियल लॉ, ये सारे लॉज आते हैं जर्मन मॉडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज पर द यूएस मॉडल या फिर एंग्लो मॉडल की, जो हमने पहले पढ़ा उसके कंपैरेटिवली। उसमें हमने कहा था कि क्वार्टरली डिस्क्लोजर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हाफ ईयरली डिस्क्लोजर भी हो सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह वही सेम होंगी जैसे उसमें था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कितनी कंपनसेशन दी जा रही है डायरेक्टर्स वगैरह को, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर्स। जर्मन मॉडल में क्या है कि कोई भी बंदा शेयर होल्डिंग ले सकता है, शेयर्स परचेज कर सकता है बैंक से, और बैंक्स अलाउ कर देते हैं उनको कि वो वोट कर सकते हैं। कंपनी मीटिंग का एजेंडा मेल कर देती है, एनुअल रिपोर्ट दे देती है बैंक्स को वोटिंग रिकमेंडेशन के साथ, और ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, एजेंडा है, इन सब के साथ वो फॉरवर्ड कर देती है शेयर होल्डर्स को। और अगर शेयर होल्डर्स जवाब नहीं देते तो बैंक्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी वोट डाल सकते हैं, किसी को भी वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जापानीज मॉडल की। ये भी एक तरह का इनसाइडर मॉडल ही है। जापानीज कंपनीज में ये अप्लाई किया जाता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो फंड्स को सप्लाई करते हैं इस तरह की कंपनीज में। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेयर होल्डर्स मिलके अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, प्रेसिडेंट को, और इस मॉडल की वजह से शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है और लेंडर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। और फीचर्स ऑफ जापानीज मॉडल, पहला पॉइंट आ जाता है की प्लेयर्स। जापानीज मॉडल के की प्लेयर कौन होंगे? बैंक होएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होएगा, शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास शेयर होल्डिंग के सभी होंगे। लेकिन अगर हम मेन प्लेयर्स की बात करते हैं तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले मेन बैंक होगा, दूसरा इनसाइडर, दूसरा एफिलिएटेड कंपनी, तीसरी मैनेजमेंट और चौथी गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो शेयर ऑनरशिप पैटर्न, मतलब मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास होगी? बैंक्स के पास होगी, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, कॉर्पोरेशंस के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, फॉरेनर्स के पास हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि इनसाइडर्स होते हैं। अगर कंपनी को बहुत लंबे टाइम के लिए लॉसेस हो रही हैं तो बैंक्स और एफिलिएटेड कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को चेंज भी कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। जैसे कि हमने बोला कि की प्लेयर्स में गवर्नमेंट भी आती है, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे।
जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अच्छे से कंपनी को। इस तरह के मॉडल के अकॉर्डिंगली जो कंपनीज जापानीज मॉडल को फॉलो कर रही हैं उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो वीक होता है बाकियों के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इस तरह की कंपनीज में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है और डिस्क्लोजर में वही सब आ जाएगा कि सेमी एनुअल डिस्क्लोजर करना है, रिपोर्ट्स का करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, एजीएम में जो भी हुआ है वो डिस्क्लोज करना है, बोर्ड कंपनसेशन को, इन्फॉर्मेशन जो भी है प्रपोज मर्जर्स की, अगर एओए में कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो सब कुछ इसको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो हैं वो एजीएम को अटेंड कर सकते हैं या अपना प्रॉक्सी के थ्रू भी वोट करा सकते हैं या फिर मेल के थ्रू भी वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली बेस्ड मॉडल की। फैमिली बेस्ड मॉडल जो है इसमें इंटरनल फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनली कैपिटल लगाई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, एक एंटरप्राइज ग्रो करती है, तो बैंक्स का रोल, आउटसाइडर इक्विटी का रोल जो है वो भी शामिल हो जाता है बीच में। लेकिन वो लोग फैमिली बेस्ड बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह का सिस्टम सिर्फ तभी काम करता है अगर फैमिली के जो बंदे हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस के बारे में वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर कर पा रहे हैं, उसको फाइनेंस कर पा रहे हैं। इस तरह का मॉडल जो है वो इंडिया में, कोरिया में, मलेशिया में, इजिप्ट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फैमिली बेस्ड मॉडल। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है शेयर ओनरशिप पैटर्न। अब इस तरह के बिजनेसेस को एक फैमिली ही मैनेज कर रही है और उनके पास मोर देन 50% ऑनरशिप रहेगी। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब इसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ऑनरशिप जो है वो भी फैमिली के पास रहेगी, कंट्रोल भी जो है वो फैमिली के पास ही रहेगा। और मैनेज कौन कर रहा है, वो भी फैमिली वाले मेंबर्स उसको मैनेज करवा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं की प्लेयर्स की। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस कर रहे हैं फैमिली बिजनेस को, लेकिन वो जस्ट एक लोन की तरह काम कर रहे हैं। वो डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और इस तरह की कंपनीज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इतना साउंड नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, क्योंकि जो बाहर वाले शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। मेन जो इंटरेस्ट किसका कंसीडर किया जा रहा है, सिर्फ फैमिली का। गाइस, अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।